हेलो फ्रेंड्स। आज हम 12 नवंबर 2021 में जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था उसका जीएस पोर्शन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी। इसमें पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अब, जिसमें पहला क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर पर्सन टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो इसमें करेक्ट आंसर है 30 ईयर्स। 30 ईयर्स होनी चाहिए मेंबर ऑफ राज्यसभा के लिए मिनिमम एज। और उसके बाद और भी हम लोग देख लेते हैं जो ऑप्शन में दे रखी हैं। 35 साल होती है प्रेसिडेंट के लिए, मिनिमम एज रिक्वायर्ड है प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स। और 25 होती है लोकसभा के लिए, 21 होती है पंचायत के लिए। पंचायत जो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत, उसके लिए 21 मिनिमम एज होनी चाहिए आपको उसमें मेंबर के लिए या इलेक्शन के लिए। तो हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू। तो 1 गीगाबाइट कितना के बराबर होती है? ये होता है 1024 मेगाबाइट के लिए। जिसमें से हम इधर डिटेल में देख सकते हैं एक बार, और हो सकता हो नेक्स्ट टाइम आ सके। तो इसमें हम देखते हैं कि 1 बाइट इज इक्वल टू कितना होता है। 1 बिट होता है, वो सिंगली बाइनरी डिजिट होती है, जिसमें से 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। जिसमें बाइट कितना होता है? बाइट होता है 8 बाइट, 8 बिट्स होती है, 8 बिट्स। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। और 1 KB जिसे किलो बाइट कहते हैं, उसे 1024 बाइट्स बोलते हैं, 1024 बाइट। और MB में 1024 किलो बाइट KB, और 1 GB में 1024 मेगाबाइट, और 1 टेराबाइट में 1000 गीगाबाइट, और पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट। और उसके बाद एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट। इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने लिखी हुई है। वैसे आपको KB MB GB तक तो आपको पता ही होगा, क्योंकि 1 GB में 1 GB में 1024 MB होती हैं, और MB में 1024 KB होती हैं, और 1 KB में 1024 बाइट्स होते हैं। तो इसमें एक सीक्वेंस याद रखेंगे, जैसे कि मैंने ये लिख रखी है ट्रिक। बर्गर किंग मैक ग्रेट टोस्ट फॉर पेट जानवर नहीं होते हैं उनके लिए। तो ये एक क्रोनोलॉजी है, इसमें से 1024 आप याद रखना, और ये ट्रिक याद कर सकते हो तो कर लेना। अगर आपको अपना याद रख रखा है तो उससे आप याद रखो, जिसको पास नहीं है वो याद कर सकता है अगर उसके लगता है कि ये सही है तो। बर्गर किंग मैक ग्रेट टोस्ट फॉर पेट। बी से बिट्स होती है, बिट्स सिंगल बिट्स से, और जिसमें सिंगल बाइनरी डिजिट होती है 1 या 0। ये एक बाइट भी होती है, क्योंकि बी साथ में ही है। बिट्स सबसे छोटी यूनिट है, बाइट उससे बड़ी हुई है। बाइट 8 बाइट होती है। फिर किंग के से KB हो गया, M से MB हो गया, G से GB हो गया, T से टेराबाइट हो गया। P से होता है पेटाबाइट, और E से होता है एक्साबाइट। ये एक क्रोनोलॉजी है, इसको मतलब आप याद रख सकते हो। हाँ, तो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। कौन से स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हैं? इसमें देखना, इसमें क्रिप्टोग्राफी इज फॉर ट्रांसलेशन या स्टेगनोग्राफी इज फॉर डिक्टेशन। और सेकंड ऑप्शन है क्रिप्टोग्राफी इज फॉर मास्किंग है मैसेज कंटेंट, एंड स्टेगनोग्राफी इज फॉर डिक्टेशन। तो और थर्ड ऑप्शन कहता है क्रिप्टोग्राफी इज फॉर मेकिंग ए मैसेज कंटेंट, एंड स्टेगनोग्राफी इज फॉर हाइड एग्जिस्टेंस मैसेज इटसेल्फ। ये इसमें से सी ऑप्शन सही है, बाकी गलत हुए हैं। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ उनके लिए। आप मतलब ये याद रखना कि जो स्टेगनोग्राफी है वो मैसेज को स्टेगनोग्राफी हाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज, और क्रिप्टोग्राफी मेक द मैसेज अनरीडेबल टू अनऑथराइज यूजर। जो अनऑथराइज यूजर है उसके लिए अनरीडेबल बनाता है क्रिप्टोग्राफी,
और स्टेगनोग्राफी क्या कहता है, हाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज। इसमें दोनों में तो सी ऑप्शन सही है, तो वो आप देख लेना वो सब। उसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन पूछा गया है, सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड इन द ईयर। कौन से साल में सेंट्रल जू अथॉरिटी क्रिएट की गई है? 1992 में, 1992 याद रखना। सेंट्रल जू अथॉरिटी वॉज ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसके अंडर आता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंदर है। तो उसके बाद इसमें कुछ एक्ट हमने लिख रखे हैं, अगर एक बार देख लेते हैं, हो सकता है इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, तो एक बार हम नज़र मार लेते हैं। जिसमें से पहला एक्ट कहता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1972 में। 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक इम्पोर्टेंट एक्ट है, इसको याद रखना। 1972 है, 1972 मतलब लास्ट में 7-2 है ना, तो वाइल्ड लाइफ है, ऐसे याद रख सकते हैं कि 7-2 उनका भी 7-2, वाइल्ड लाइफ का भी 7-2। इसका मतलब ये है, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं कि 7-2 आता है ना, तो उनका भी 7-2 वाइल्ड लाइफ का भी, ताकि वो भी एग्जिस्टेंस वो भी रहें। ठीक है, उसके बाद हम पहुँचते हैं नेक्स्ट पे कहता है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट कब आया था? 1974 में आया था, 1974। तो 74 को याद रखने की एक ट्रिक हो सकती है कि वाटर आर आ रहा है ना लास्ट में, इसमें आर आ रहा है लास्ट में, वाटर टर, और इसमें लास्ट में 4 आता है, तो 4 बोलते हैं ना, 4 आर, लास्ट में 4 आर आ गए, तो इसमें 1974 7 4 याद रखेगा, तो 74 अगर आप याद रख सकते हो, लास्ट में इसमें 4 आता है, इसमें 2 आता है। वाटर सेस ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, फॉरेस्ट 80 में आया था। ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट से अगर आप एफ और ये देखोगे ना, तो ये अगर आप इसको कर दोगे तो इस 80 बन जाता है, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो इसको याद ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में, वनडे एग्जाम मतलब ऑनलाइनर में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। ये इंपॉर्टेंट है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, एयर एक्ट कब आया था? 1981 में है ये। ठीक है, आप 81 में। उसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, ये 6 में आता है, 86 इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन 1986 में आएगा। और कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन 2018 में आई थी। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000 में, बी 2 नंबर पर आता है, तो 2000 ऐसे याद रख सकते हैं इसको। उसके बाद हम लोग इस पे फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्पोर्टेंट 2006 में। और उसका शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल डवेलपर्स रिकॉग्निशन एक्ट, ये भी 2006 में है, फॉरेस्ट राइट एक्ट। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये तो 10 में था ही, आपको पता होगा। उसके बाद ये देखना प्रोजेक्ट एलिफेंट इम्पोर्टेंट है, 1992 है। और प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड है 2009 में। एलिफेंट 1992 है, ठीक है, याद रखना। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का रूल, ये सब तो रहने दो। आप ये इसमें देखना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। बस इतना ही है इसमें। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन, वाटर वाला 1974, फॉरेस्ट 1980 और ईयर 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और उसका बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2000 और इसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ऐसे इतना ही है इसमें, इतना याद रखना आप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन हैज़ ड्यूटी टू रिकॉर्ड एवरी इंफॉर्मेशन orally given orally to him, prepare FIR
अंडर विच सेक्शन, ये CRPC में पूछा गया किस सेक्शन में है, तो इसका सेक्शन ये 154 था। अभी इसका BNS में जो सेक्शन हुआ है वो 173 हो गया, 173 है, जिसमें FIR पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड की जाती है अंडर सेक्शन 173। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है 173। और 173 में जो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दो रहते हैं, तो 173 और 174, इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस, इसमें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दो रहते हैं। ये आप यही रखना कि 173 में या FIR रजिस्टर करते हैं जो हीनियस क्राइम वगैरह हैं, जो हीनियस क्राइम है, और जो लेस हैं जिसे नॉन कॉग्निजेबल कहते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो 174 सेक्शन BNS में दे रखे हैं, जिसमें हम FIR रिकॉर्ड करेंगे 173 में, 174 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखते हैं। माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी? इसके ये थी ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्थमेटिक फूड सप्लाई ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन हम लोगों की, उनकी थ्योरी में ये कहते थे कि ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये है कि जो पॉपुलेशन होगी वो 1 से 2 बढ़ेगी, फिर 2 से 4 बनेगी, फिर 4 से 8, ऐसे प्रोपोर्शनेट में ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन में बढ़ेगी। और जो फूड रिसोर्सेस हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेस से, जैसे कि 1 से 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे। तो वो ये कह रहे थे कि ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन ग्रोथ है वो फास्ट होगी कंपेयर टू जो फूड ग्रोथ, जो फूड सप्लाई चेन होगी वो, उसकी ग्रोथ। तो कुल इसी की बात करते थे ये माल्थस थ्योरी ऑन पॉपुलेशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाई एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अंडर इन विच सेक्शन, किस सेक्शन में एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर? तो उसका आंसर है ए, सेक्शन 11। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें पिछले कई शिफ्ट में क्वेश्चन इसके बारे में पूछा गया है। जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसमें एडवाइजरी बोर्ड किस सेक्शन में दे रखा था 2011 में। ये कहता क्या है, मैन इसका इम्पोर्टेंस ये जान लो आप। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो ये कहता है कि किसी भी पर्सन को हम डिटेंशन अप टू 12 मंथ कर सकते हैं, अप टू 12 मंथ तक डिटेंशन कर सकते हैं विदाउट फॉर्मल चार्जेस और ट्रायल के। ये इसकी बात करता है, 12 मंथ तक हम उसको डिटेन कर सकते हैं। तो ये इसके लिए बात करता है। और डिटेन क्यों करेंगे? डिटेन इसलिए करेंगे कि नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आएगी, नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आएगी तो डिटेन कर सकते हैं। जिसमें से जो कुछ और सेक्शन दे रखे हैं उनके बारे में देख लेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। बाकी याद रखना कि ये डिटेंशन की बात करते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी की बात आएगी तो हम 12 मंथ तक किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकते हैं विदाउट फॉर्मल चार्ज एंड ट्रायल। और उसके बाद देखते हैं सेक्शन नंबर 9। इसमें सेक्शन नंबर 9 देखते हैं पहले। ये क्या कहता है? ये सेक्शन नंबर 9 कहता है कि सेक्शन नंबर 9 मैंडेट करता है दैट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट एडवाइजरी बोर्ड टू रिव्यू द डिटेंशन ऑर्डर। जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट डिटेन करेगी किसी पर्सन को, वो उस ऑर्डर को फिर उस ऑर्डर को एडवाइजरी बोर्ड में भेजेंगे। फिर वो उस चीज़ के डिटेंशन ऑर्डर को वो चेक करेगा एडवाइजरी बोर्ड कि हाँ ये सही है, नहीं कि गलत है, आगे मतलब कंटिन्यू रखना चाहिए या छोड़ देना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए। फिर सेक्शन नंबर 10 देख लेते हैं। सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 10 कहता है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट मस्ट रेफर डिटेंशन ऑर्डर टू द एडवाइजरी बोर्ड। ये मैंडेटरी लगा रखा है कि वो मस्ट रेफर डिटेंशन ऑर्डर टू एडवाइजरी बोर्ड विद इन 3 वीक्स ऑफ डिटेंशन पीरियड। विद इन 3 वीक्स डिटेंशन पीरियड की बात कर रखे हैं ये, ठीक है। सेक्शन नंबर 10। सेक्शन बस 4 ही सेक्शन है, बस थोड़ा अगर याद रखे इसको तो आप याद कर लो। सेक्शन नंबर पहले 9 में कि एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। सेक्शन नंबर 10 पे ये क्या ये करें कि डिटेंशन जो ऑर्डर होगा वो एडवाइजरी बोर्ड को विद इन 3 वीक
विद इन 3 वीक ये रेफ़र करेंगे एडवाइजरी बोर्ड को। सेक्शन नंबर 10 की बात होगी। फिर सेक्शन नंबर 11 में आपको बताइए कि प्रोसीजर रखा है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय द एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 12 में क्या दे रखे हैं, 12 में देखते हैं, 12 में दे रखे हैं डिक्टेट द एक्शन बेस्ड ऑन एडवाइजरी बोर्ड रिपोर्ट रिगार्डिंग रिटेनिंग। जो एक्शन, क्या एक्शन लिया रखा है, डिक्टेट द एक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कि उसको मतलब आपको फर्दर उसको रिटर्न रखना है कि छोड़ना है। सेक्शन नंबर 12 उसकी बात करता है। नाउ वी रीड दिस क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, what is it saying? Which constitution amendment made the constitutional provision regarding the urban local body? अर्बन लोकल बॉडी के रिगार्डिंग कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? तो ये सबको पता है 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था और 73rd था पार्लियामेंट के लिए, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था पंचायत के लिए, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था अर्बन लोकल बॉडी म्यूनसिपाल्टी वो उनके लिए था, और 73 था पंचायत के लिए। 73, 74 ये। उसके बाद हम देखते हैं फर्दर, उसमें बी ऑप्शन देख लेते हैं। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसके रिगार्डिंग था? 31st ये आया था 1973 में। ये इसमें लोकसभा की सीट बढ़ाई थी, जिसमें से 524 से 545 सीट कर दी थी। 1973 में आया था कॉन्स्टिट्यूशन 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये 1978 में आया था। ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट को हटा दिया था, इसे लीगल राइट बना दिया था अंडर आर्टिकल 300A। उसके बाद 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये किसके रिगार्डिंग है? ये था, इसमें अमेंडमेंट दे हैव अमेंडेड द आर्टिकल 330 एंड 332 टू प्रोवाइड रिजर्वेशन सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा फॉर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम as well as in the legislative assembly of Nagaland and मेघालय। रिजर्वेशन की बात कर रखे थे, तो इसमें आप यही याद रखना कि रिजर्वेशन की बात कर रखे हैं 1984 में। जो रिजर्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए इन द लोकसभा फॉर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मिजोरम, और असेंबली के लिए, असेंबली नागालैंड और मेघालय में शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? मैक्सिमम पॉसिबल स्ट्रेंथ क्या है सुप्रीम कोर्ट जज की इन इंडिया में? कितनी स्ट्रेंथ हो सकती है मैक्सिमम? वो हो सकती है 34। इसका आंसर है 34। अब पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विच इज मोस्ट अबंडेंट गैस इन द अर्थ टोपोस्फीयर? अर्थ के टोपोस्फीयर में कौन सी बहुत ज़्यादा गैस है इन सब में, इन ऑप्शन में से? पहले तो हम ट्रोपोस्फीयर के बाद देख लेते हैं। इस वैसे इसका आंसर नाइट्रोजन है। और उसके बाद ट्रोपोस्फीयर पहले देखते हैं, उसके बाद गैस बताते हैं आपको। देखो ट्रोपोस्फीयर कौन सा पड़ता है, इसमें दे रखा है, जिसको अभी एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। ट्रोपोस्फीयर ये कभी कभी सिक्वेंस इनका पूछ लेते हैं। ये ट्रोपोस्फीयर सबसे लोअर लेयर होती है, जो 0 से 10 किलोमीटर तो रहती है। उसके बाद ये ट्रोपोस्फीयर के बाद ट्रोपोपॉज, इसे कैसे याद होगा? ये उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोपॉज, फिर मीजोस्फीयर, फिर मीजोपॉज, फिर थर्मोस्फीयर, फिर एक्सोस्फीयर। ट्रोपो से मतलब ये तो टोपी लगाते हैं ना, अपने सर पे टोपी लगाते हैं, तो सबसे पहली लेयर अपने सर से स्टार्ट होगी टोप मतलब टोपी लगाती है ना, ये याद रखेंगे। टोपी से टोपा लगा सकते हैं, टोपी कुछ भी कर लो, तो सर पर रहती है। फिर उसके बाद उसी का एक सिमिलर देख लो, टोप वो पॉज दे रखे हैं, फिर स्टेटो आ गया, फिर उसके पहले टोपो आएगा, ये आप ध्यान रखना सीक्वेंस में। फिर स्टेटो, मीजो मतलब मिडल होती है, मीजो एक टाइप का मिडल टाइप का सेंस आता है ना,
मीजोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोपॉज, फिर थर्मोस्फीयर, फिर एक्सो मीन्स बाहर, सबसे बाहर वाला, फिर ये थर्मो आ गया, ठीक है। मीजो के बाद थर्मो आ गया उसके बाद स्ट्रेटो यहाँ, और टोपोपॉज के ऊपर ही ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर है इसमें, ठीक है। तो ये लेयर हो गई। तो ये ट्रोपोस्फीयर की बात कर रहे हैं कि ट्रोपोस्फीयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, वो है नाइट्रोजन। उसके बाद कौन सी पाई जाती है, उसके बाद आपको इसको एक बार ट्रिक से बता देते हैं ताकि याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन पूछते रहते हैं इसमें इसमें एक ट्रिक है, नो AC और नो, बस आप इतना याद रखो, नो AC, 4 गैसें आप तो याद रहेंगी, याद रखना होगा तो आप ये भी रख सकते हो। नो AC, नो मीन्स नाइट्रोजन, O मीन्स ऑक्सीजन, A मीन्स आर्गन और C मीन्स कार्बन। बस 4 ही याद रखो, अगर मिलाने को आएगा तो इससे हो जाएगा क्वेश्चन। नो AC, इसमें से नाइट्रोजन 78% है, अगर परसेंटेज देखा जाए तो नो AC में, नो मीन नाइट्रोजन, नो मीन्स नाइट्रोजन 78%, O मीन्स ऑक्सीजन 20%, और उसके बाद नो AC, A आर्गन 0.93, फिर कार्बन डाइऑक्साइड C से 0.04। ये गैसेस हैं जो ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती हैं। इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर आप याद रख सकते हो क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो इसमें कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1)(b), असेंबल, असेंबली की जो बात होती है ना, असेंबली पीसफुल, तो उसमें 1(b) की बात करता है आर्टिकल 19(1)(b। इसे याद कैसे रखेंगे, देखो आप आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट है, 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स जो गिवन रखी हैं, पहला है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, फिर तीसरा है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, फिर चौथा है फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया। उसके बाद पांचवा है फ्रीडम टू रिसाइड एंड रीसेटल एनीवेयर इन इंडिया। उसके बाद छठवां कहता है फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन। इसमें देखो पहले तो ट्रिक बताते हैं हम आपको, इससे याद रख सकते हो आप 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स कैसे याद रख सकते हैं। एक ट्रिक थोड़ी सी वैसी है, लेकिन मतलब आप याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, मतलब आप अपने हिसाब से देख लो अगर आपने बनाया हो तो। मैंने ये देखा शाम और रेप, शाम को रेप हो जाते हैं, अक्सर देखा गया है। तो एक इसी टाइप का है ट्रिक। एस से मीन्स होती है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और ए का मतलब होता है असेंबल। ये मतलब इनका क्रोनोलॉजी भी यही है जो इसमें अपने क्वेश्चन में पूछा है 19(1)(b। तो इसमें मतलब इसमें ABCDEFGH ऐसे करके दे रखे हैं, तो ऐसे सीक्वेंस भी यही है इनका। अगर आप याद रखोगे तो शाम को रेप होते हैं, अक्सर देखा गया है। ये नेगेटिव सेंस में नहीं, याद करने के लिए थोड़ा सा सहायता लेते हैं इनकी। ए से एक असेंबल पीसफुली है, ए से फिर एसोसिएशन भी है, तो एक बार इसमें थोड़ा आपको शायद कन्फ्यूज होगी, लेकिन पहले असेंबल होंगे उसके बाद एसोसिएशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। पहले सारे लोग आएंगे उसके बाद ही तो एसोसिएशन फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहले असेंबल होंगे पीसफुली, फिर एसोसिएशन फॉर्म करेंगे, फिर मूव करेंगे, फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया, एम से। फिर आर से क्या होती है, रिसाइड होता है, फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल एनीवेयर इन इंडिया। फिर आता लास्ट में आता पी से प्रैक्टिस होती है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स। अगर क्वेश्चन आता है तो आप मतलब एक सीक्वेंस में आंसर दे सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में जिसको सीक्वेंस पता होता वही कर पाता, नहीं तो कन्फ्यूज आता कोई भी। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, विच स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैज लॉन्च
जन सूचना पोर्टल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट ऑफिस एंड अथॉरिटी। तो ये था राजस्थानी करंट का क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, विच कमेटी इज रिकमेंडेड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। किस कमेटी ने ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इस्टेब्लिश की रिकमेंडेशन दी थी। वो कमेटी की नाम था फेरवानी कमेटी। फेरवानी कमेटी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को इस्टेब्लिश की रिकमेंडेशन दी थी। उसके बाद और भी कमेटी दे रखी हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। जिसमें पहले कमेटी देखते हैं एमएल झिंगन कमेटी। ये किससे रिलेटेड थी, ये आप देख लो एक बार। एमएल झिंगन थी इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी फार्मुलेशन के लिए ये थी एमएल झिंगन। उसके बाद अरविंद मायाराम कमेटी किससे रिलेटेड थी, ये भी देख लो। ये था ये कमेटी थी टू रेशनलाइज एंड डिफाइन द बाउंड्रीज investment of 10% or more in the company to be treated as FDI while those below in 10% constitute FPI। तो इसमें जो 10% इन्वेस्टमेंट आएगी ना, 10% या मोर, वो एज FDI ट्रीट होगी। और उसके बाद जो बिलो 10% होगी वो FII। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का मतलब, और FI फॉरेन, हाँ तो FII का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, और FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसको ऐसे ट्रीट करेंगे। ये किसने बोला था, अरविंद मायाराम कमेटी ने। अरविंद मायाराम कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दी थी। YV रेड्डी, इसको आप इतना सारा अगर आप याद रखना नहीं चाहते, जैसे एक फैक्ट है ये 10% या मोर देन 10% हो तो FDI ट्रीट करते हैं। बिलो 10% इन्वेस्टमेंट होगा तो उसे FII ट्रीट करेंगे। अगर आपको याद नहीं रह रहा तो आप इस पर FDI से एक ऐसे FDI से आप याद रखना कि FDI से आइए, FDI से रिलेटेड। उसके बाद चौथी कमेटी है YV रेड्डी कमेटी। YV रेड्डी कमेटी किससे रिलेटेड है ये देखना आप। ये YV रेड्डी जो 14 फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश हुआ था 2013-14 में, तो इसमें रिकमेंडेशन दी थी कि 42% ऑफ सेंट्रल टैक्सेस हैं वो स्टेट को देना चाहिए। 42% ऑफ सेंट्रल टैक्सेस है वो स्टेट के पास जाना चाहिए। अभी 15 फाइनेंस कमीशन में ये शायद 41% की बात देने का वो है प्रोविजन। आई थिंक 42 है, आई एम नॉट श्योर, बट 42 आई थिंक 42 ही होगा। एक बार हम कंफर्म कर लेंगे आपको इस चीज़ से रिलेटेड। और उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज ए सिम्टम ऑफ स्वेलिंग ए स्लेवरी ग्लैंड। ये है मम्स होता है जिसमें सिम्टम आते हैं। ये जो स्वेलिंग ऑफ स्लेवरी ग्लैंड होती है, जो मम्स की डिजीज़ की वजह से हो जाता है। एक कैटरेक्ट होता है, ये तो मोतियाबिंद हो गया। एक कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है, ये इसमें हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है। और उसके बाद ये है ये पेरिकार्डाइटिस, ये भी हार्ट डिसीज़ रिलेटेड है ये डिसीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 15 नंबर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। एक प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है जो किससे रिलेटेड है और क्या प्रोवाइड करता है। ये प्रोवाइड करता है पहला तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, दूसरा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन प्रोवाइड करता है, और तीसरा है डी ऑप्शन, इसमें सी ऑप्शन गलत है, वैसे डी ऑप्शन सही है, ह्यूमन राइट कोड। ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट प्रोवाइड करता है। ये आया कब था, 1993, ये याद रखना, ह्यूमन राइट एक्ट। इसके अंदर एक तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिश किया गया था, फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इस्टेब्लिश किया था। उसके बाद ह्यूमन राइट यहाँ जो कोर्ट भी के थ्रू भी मतलब प्रोटेक्टेड है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, दैट द लेजिस्लेचर डजंट एंजॉय द पावर to amend Article 13 of the Constitution to take away and abridge the fundamental right was laid down by which case।
ये क्या कहता है, द लेजिस्लेचर डजंट एंजॉय द पावर टू अमेंड आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन टेक अवे अब्रिज फंडामेंटल राइट वाज लेड डाउन। किस केस के अंडर में ये कहा गया था कि लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को अब्रिज कर दे, मतलब हटा दे उनको उस पार्ट से। किस केस में ये कहा गया था, ये कहा गया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में ये कहा गया था कि पार्लियामेंट जो रहेगी वो फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती और उसको टेक अवे नहीं कर सकती फ्रॉम फंडामेंटल राइट, हटा नहीं सकती फंडामेंटल राइट को पार्टिकल 3 से। तो ये गोलकनाथ केस में कहा गया था। सज्जन सिंह केस में क्या कहा गया था ये भी देख लो। सज्जन सिंह का केस, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 1965 का केस है, जिसमें से पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू अमेंड द एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग एनी फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था सज्जन सिंह के में 1965 में, और गोलकनाथ केस 67 का है और 65 का केस है ये सज्जन सिंह का। सज्जन सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग एनी फंडामेंटल राइट। और गोलकनाथ केस में क्या कहा था कि लेजिस्लेचर डजंट एंजॉय द पावर टू अमेंड द पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक अवे अब्रिज द फंडामेंटल राइट। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, द लेजिस्लेचर डजंट एंजॉय द पावर टू अमेंड पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू टेक अवे अब्रिज द फंडामेंटल राइट वाज लेड डाउन बाई विच केस। इसका कहने का मतलब ये है कि किस केस के अंडर में ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लेजिस्लेचर के पास ये पावर नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट को टेक अवे कर सकता है, अब्रिज कर, अब पार्ट 3 से रिमूव कर सकता है। किस केस में ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट को अमेंड पार्लियामेंट नहीं कर सकती, तो वो कहा गया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी कि फंडामेंटल राइट को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, ये गोलकनाथ केस में। और इसका रिवर्स कहा गया था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू अमेंड। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, दैट द लेजिस्लेचर डजंट enjoy the power to amend the part 3 of constitution to take away abridge the fundamental right was laid down by a which case। किस केस के अंडर में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेश्चन कहता है कि लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सके, तो ये किस केस में कहा गया था, गोलकनाथ केस में कहा गया था कि पार्लियामेंट के पास, लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं कि फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सके। 1967 का केस है ये। उसके बाद ये रिवर्स, इसका रिवर्स सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, इसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग एनी फंडामेंटल राइट। ये पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास पावर ये है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। ये सज्जन सिंह केस में कहा गया था। ये केस है 1965 का। केशवानंदन भारती में क्या गया, केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये लैंडमार्क ये केस था। ये 1973 में आया था, जिसमें से बेसिक स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश किया था बेसिक स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था किस केस में, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का जजमेंट है। उसके बाद आ जाओ, ये शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1951 का केस है।
इसमें क्या कहा गया था देखते हैं। इसमें कहा गया था, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट सपोर्टेड, क्या सपोर्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया था जो 9th शेड्यूल ऐड किया गया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर। ये लिख रखा है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, और 9th शेड्यूल जिसमें ऐड किया था, जिसमें से पार्लियामेंट ने कुछ लॉ 9th शेड्यूल में रख दिए थे जो जिस पे सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल रिव्यू अप्लीकेबल नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ कह नहीं सकता उस पर, जो लॉ 9th शेड्यूल में लिस्टेड हैं उन पे। तो उस टाइम शंकरी प्रसाद सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ सपोर्ट की थी। बाद में 1973 में वो चीज़ को मतलब उल्टा उसमें ये बोला था कि जो 1973 से पहले जो भी लॉ उसमें रखे हुए हैं 9th शेड्यूल में वही सपोर्टेड है, उसी पे सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशियल रिव्यू नहीं दे सकता, बाकी सब पे दे सकता है। उस चीज़ की बात की थी शंकरी प्रसाद 1951 का है, याद रखना आप। उसके बाद लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड। ये है आर्टिकल 124। उसके बाद लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह सकता है, क्या कहता है, इज ए टाइप ऑफ साइबर अटैक वेयर द कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क इज इन्फेक्टेड विद द कंप्यूटर वायरस। वो किसके द्वारा होता है, कि किसके द्वारा, कि साइबर अटैक के द्वारा वेयर कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क इज इन्फेक्टेड। तो इसका आंसर होगा मेलवेयर अटैक। मेलवेयर अटैक के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क इज इन्फेक्टेड विद द कंप्यूटर वायरस। उसके बाद प्लैगरिज्म तो आपको पता ही है, साहित्यिक चोरी होती है। और उसके बाद फिशिंग होती है, कंपनी और इंडिविजुअल वाया फेक ईमेल वेबसाइट मैसेज टू ट्रिक यूजर्स इनटू रिवीलिंग ए सेंसिटिव डाटा लाइक पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये फिशिंग का मतलब होता है। उसका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट का मतलब ये होता है कि अनऑथराइज यूज, आपके पास उस चीज़ का अथराइजेशन नहीं है, किसी भी कॉपीराइट का, किसी म्यूजिक का, मूवी का, तब भी आप उसको यूज कर रहे हैं, उसे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, जैद क्रॉपिंग सीजन इज ड्यूरिंग विच पीरियड। जैद क्रॉपिंग सीजन कब आती है देखते हैं। ये होती है समर में, समर होती है जैद क्रॉपिंग का। जैद क्रॉपिंग में और भी दे रखी है, मैंने वो भी देख लेते हैं एक बार। खरीफ का देखो कब आता है, जून सितंबर में आता है। राबी का अक्टूबर मार्च में आता है। जैद का अप्रैल जून में आता है। जिसमें से ये क्रॉप भी दे रखी है, नॉर्दर्न स्टेट में और सदर्न स्टेट में ये क्रॉप होती हैं, जैसे कि राइस, कॉटन, बाजरा, मैज, ज्वार, तूर, ये होती हैं खरीफ। और राबी की कहाँ होती हैं, बीट, ग्राम, रैपसीड, मस्टर्ड, बरले, जैद की वेजिटेबल एंड फ्रूट्स पाउडर होती हैं। ठीक है, ये होती है। तो एक बार डेट डाल लेना। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द which of the following article of Indian Constitution deals with the manner of election of president। ये आर्टिकल 55 है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक बार देख लेना। ये बाकी बचे हुए आर्टिकल, ये पार्डन से है, ये पीएम जो कम्युनिकेशन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के लिए बीच में कड़ी होती है। आर्टिकल 60 प्रेसिडेंट की बात करता है कि एनी पर्सन एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, हु अमंग फॉलोइंग हैंडल द प्रपोजल फ्रॉम एनआरआई एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एप्लीकेशन रिलेटेड टू इक्विटी इशू फॉर इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। हु अमंग फॉलोइंग, कौन इस चीज़ को देखता है, किस चीज़ को, हैंडल द प्रपोजल फ्रॉम एनआरआई एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, कुछ चीज़ों को कौन देखता है, ये देखता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। इसका दूसरा नाम वैसे कर दिया गया है, इसका नाम ये है
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है और ये सब देखता है। एफडीआई देखता है इंटरनल ट्रेड को कैसे बढ़ावा मिले उस चीज़ को देखता है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, हु इज वेस्टेड विद द पावर इन असेसिंग एंड डिटरमाइनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एक्वायरिंग अंडर द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंट में कौन डिटरमाइन करता है लैंड की वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड, तो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पावर होती है, वही डिटरमाइन करता है राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंट, जो मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड होगी। जो भी गवर्नमेंट लैंड ग्रैब करेगी ना, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास पावर है, वही डिटरमाइन करता है उसके रुपए पैसे कि कितने बेचेगी, क्या होगा। तो लेट्स मूव ऑन 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोक डांस ऑफ यूपी। फोक डांस यूपी का कौन सा है, ये चारुकुला है। बाकी लावा है लक्षद्वीप का, LL से याद भी रख सकते हो, लावा और लक्षद्वीप। कोट्टम आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, बिहू आसाम में, तो आसान है वैसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, साउथ एशियन वुमेन इन एनर्जी सवाई प्लेटफॉर्म लॉन्च बाई, किसने किया है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ये इसने लॉन्च किया है। करंट का क्वेश्चन है वैसे ये, आगे देखते हैं। द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन विच ईयर। 6 to 14 ईयर की आयु के बच्चे सभी लोग राइट टू, ये 6 to 14 ईयर्स के बच्चे जो हैं वो कंपलसरी एजुकेशन प्राप्त करते हैं। इसमें लिख रखा ना कंपलसरी एजुकेशन। ये कब आया था, ये 2002 में आया था। 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था ना, 86 जो मैंने लिखा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर में कंपलसरी एजुकेशन है मिलेगी किनको, 6 से 14 साल के बच्चों को, जो आर्टिकल 21A में दे रखा है। ये एक फंडामेंटल राइट भी है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ये 2002 में है, जिसमें से उत्तराखंड बना था। ठीक है, इस एक्ट के अंडर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, विच ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी। ये 352 है नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल, 331 एंग्लो इंडियन जो प्रेसिडेंट ऐड करेगा टू एंग्लो इंडियन, जो उसको इस प्रोविजन को हटा भी दिया गया है। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर 2019 में ये हट गया है। पहले 2 एंग्लो इंडियन मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते थे पार्लियामेंट में, अब वो हटा दिया, अब वो प्रोविजन हट गया है जो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हट गया है। और उसके बाद लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इट इज सेइंग, हु अमंग the following has the power to remove, who have power to remove the chairperson of any members of state human right commission। किसके पास पावर है ह्यूमन राइट स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन या मेंबर्स को हटाने की, तो ये है प्रेसिडेंट के पावर। प्रेसिडेंट के पास पावर है चेयरपर्सन और मेंबर्स को स्टेट ह्यूमन राइट की कमीशन को हटाने की पावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। Let's see what it is saying. Where was the Ghadar rebellion party established by Indian revolutionary? ये 1913 में इस्टेब्लिश हुई थी, जो यूएसए में बनी थी। यूएसए में गदर रेबेलियन पार्टी इस्टेब्लिश हुई थी 1913 में। जिसको लीड किसने किया था, इसको लीड किया गया था लेड बाई लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भागना। इनका एम क्या था, एम फॉर इंडिपेंडेंट एंड सेकुलर इंडिया, गदर रेबेलियन पार्टी का मोटो। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है देखते हैं।
तहसीलदार इज वेस्टेड विद द पावर, कौन कौन से तहसीलदार के पास पावर हैं? तो इसमें तीनों ही हैं। वेरीफाई एंड चेक द अदंगल एंड पहानी, अदंगल एंड पहानी ये होता है रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, तो उसको चेक करने की पावर तहसीलदार के पास होती है। उसके बाद मेक लोकल इंक्वायरी एज वेदर टू क्रॉप रेज्ड अकॉर्डिंग टू अदंगानी एंड पहानी, अदंगानी एंड पहानी एक रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ टेनेंसी एंड क्रॉप्स। उसके बाद इंस्पेक्ट ऑल द केसेस ऑफ अनऑथराइज इंक्रोचमेंट एंड इरेगुलर यूज ऑफ गवर्नमेंट वाटर, ये इंक्रोचमेंट और इरेगुलर यूज ऑफ गवर्नमेंट वाटर का भी तहसीलदार के पास ही पावर रहता है, तो तहसीलदार की पावर इसमें पूछ रखी थी। ठीक है, बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विच आर द फॉलोइंग एरिया इज कॉल्ड रिम ऑफ फायर, रिम ऑफ फायर किसे कहते हैं? ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव वोल्केनो, रिम ऑफ फायर ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव वोल्केनो कहाँ पे है? ये रिंग ऑफ पैसिफिक, इसे रिम ऑफ पैसिफिक कहा जाता है। ये रिंग ऑफ फायर जिसको इस एरिया को बोलते हैं जो पैसिफिक ओशन में है, इस रीजन को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्टिव वोल्केनो हैं। ये एक्टिव वोल्केनो है, इसमें से ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, इधर अपना चाइना और ये ऑस्ट्रेलिया, ये वाला पैसिफिक रीजन वाले एरिया को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर नोन एज पोल, इसे पोल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? व्हाट इज द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल वेपन एंटर इनटू फोर्स, 1975 में इम्पोज हुआ था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल वेपन, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल वेपन इन फोर्स में करवाया था 1975। ठीक है, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 35। हु अपॉइंट द चेयरमैन, हु अपॉइंट द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये गवर्नर के पास पावर है चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करने की स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, इन विच ईयर डिड द ब्रदर्स हरिहर एंड बुक्का एस्टेब्लिश द विजयनगर एम्पायर, ये 1336 में 1648 तक चला था इनका एम्पायर, विजयनगर एम्पायर, जिसकी कैपिटल थी विजयनगर। अभी ये हम्पी कर्नाटका में है, जो तुंगभद्रा रिवर के बैंक पर इस्टेब्लिश्ड है विजयनगर। अभी का नाम उसका हम्पी है, पहले विजयनगर था। विजयनगर एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट 1336 में हुआ था, जो हरिहर एंड बुक्का के नाम के दो ब्रदर थे उन्होंने किया था। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 37। विच आर द फॉलोइंग इज सुप्रीम ऑफ इन इंडिया, सुप्रीम इन इंडिया, ये तो सिंपल है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, सबसे सुप्रीम कोर्ट से भी, पार्लियामेंट से भी, प्रधानमंत्री से भी सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 व्हाट इट इज सेइंग, द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 एडेड विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर कौन सा ऐड किया गया था? वो था आर्टिकल 43B टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये ऐड किया गया था। तो बाकी और भी हम लोग देख लेते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए थे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो एक नज़र मार लेते हैं, हो सकता हो कि अभी आ जाए अगले वाले पेपर में। तो पहले देखते हैं 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए थे? तो इसमें से पहला है आर्टिकल 39, जो बात करता है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात की थी आर्टिकल 39 में। जो नया आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ऐड किया गया था वो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। उसके बाद 39A, ये फ्री लीगल एड की बात रखे थे,
43 में 43A ऐड कर रखा था, टू टेक द स्टेप टू सिक्योर एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। उसका 48A इसमें से इन्वायरमेंट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये सब 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर में ऐड किए गए थे। जैसे कि इसमें 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 के ये पूछा गया था, ऐसे ये 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये इतने ऐड किए गए थे। और 44 में कौन कौन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किए गए थे? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये था 38 में क्या गया था? मिनिमाइज इनक्वालिटीज, इनकम, स्टेटस एंड फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, इसकी बात कर रखे थे। इनक्वालिटी कम करो, इस चीज़ की बात कर रखे थे 38 आर्टिकल में। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2002 में आया था, जिसके अंदर में कंपलसरी एजुकेशन की बात कर रखे थे। जो 6 से 14 ईयर के बच्चे होंगे उनको कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ये आर्टिकल 21 ये ऐड हुआ था इस, और आर्टिकल 45 में कुछ अमेंडमेंट किया गया था कि आर्टिकल 45 में ये बोला था कि जो लेस देन 6 ईयर के बच्चे होंगे उनको स्टेट टेक केयर ऑफ करेगा एजुकेशन से रिलेटेड और उनकी वेलफेयर के लिए। और 6 से 14 साल के बच्चे होंगे उसको कंपलसरी फंडामेंटल राइट में डाल दिया गया। आर्टिकल 21 के अंदर उनके कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यू ट्रैफिक रूल्स अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 2019, फाइन अमाउंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाई जुवेनाइल के अंदर जो जुवेनाइल के द्वारा जो ऑफेंस किया गया है, कमिट किया जाता है, उसके अंदर फ़ाइन कितना ज़्यादा होगा। क्योंकि जुवेनाइल के केस आजकल सिटीज़ में बहुत होते हैं, जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट कर देते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट भी है। वैसे भी काफ़ी क्वेश्चनों में पूछ रखे हैं कि कितना फ़ाइन होगा, कभी पूछते हैं बिना हेलमेट के, तो देख लेते हैं एक बार किस किस में कितना कितना फ़ाइन दे रखे हैं। इम्पोर्टेंट है, इसमें 3-4 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड। तो पहले जुवेनाइल के देख लेते हैं। सॉरी, इसमें ऑफेंस ऑफ जुवेनाइल लेस देन 18 ईयर्स की बात करें तो ये 25,000 फाइन है, 25,000 विद 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट। 3 साल की सजा हो सकती है। और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, RC भी कैंसिल हो जाएगी फॉर ईयर्स। और उसके बाद इन एलिजिबल टू अवेल ड्राइविंग लाइसेंस अंटिल 25 ईयर्स ऑफ एज। इतनी पनिशमेंट है। पहले तो 25 साल का फ़ाइन है, 1 साल की सज़ा हो सकती है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कैंसिल हो सकता है, उसके बाद 25 साल तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनेगा। इतनी सज़ा है जुवेनाइल के लिए। उसके बाद अदर ऑफेंस देखते हैं। ड्रंक एंड ड्राइविंग में क्या है, 1,000 रुपये का फ़ाइन है, 6 साल तक सज़ा हो सकती है। इसमें जो नया आया है वो 15,000 और 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट इन केस ऑफ रेपिटेशन करोगे तो 15,000 का फ़ाइन, 2 साल की सज़ा, और वैसे 10,000 का फ़ाइन। अब विदाउट सीट बेल्ट के चलोगे तो उसके बाद 1,000 के लिए। उसके बाद यूजिंग मोबाइल फ़ोन 5,000। उसके बाद ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट कैरिंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं तो 5,000। और ट्रिपलिंग के लिए हो गया 1,000। उसका ड्राइविंग विदाउट वैलिड इंश्योरेंस नहीं होगा वैलिड तो 2,000 रुपये विथ 3 ईयर प्रिजन हो सकती है, कम्युनिटी सर्विस हो सकती है। उसके बाद 4,000 फाइन हो जाएगा इन केस ऑफ रिपीटेशन वायलेशन। उसके बाद ड्राइविंग विदाउट वैलिड पोल्यूशन नहीं होगा तो 10,000 अप टू 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट होगी, कम्युनिटी सर्विस भी हो सकती है। डेंजरस ड्राइविंग 5,000। नॉट मेकिंग ए वे फॉर इमरजेंसी व्हीकल लाइक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दोगे तो 10,000 का फ़ाइन होगा। और रेसिंग या स्पीडिंग के लिए 5,000 का फ़ाइन है। ओवरलोडिंग का है 20,000। सिग्नल जंपिंग का है 5,000। देख लो अब 5,000 ज़्यादातर है।
इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग टर्म यूज इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन द अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज। ये है इक्वलिटी, अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेज, इसका मतलब इक्वलिटी, समानता।